कि ओल्ड राजेंद्र नगर के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरने से हादसे के बाद ये मामला सड़क से लेकर देश की संसद तक छाया हुआ है। बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरने के बाद हुई 3 छात्रों की मौत के बाद दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति भी चर्चा में आ गए थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र उनकी चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहे थे। वहीं इस बीच दृष्टि आईएएस की बेसमेंट में चल रहे एक कोचिंग सेंटर को भी सील कर दिया गया है, जिसके बाद से वे सुर्खियों में छाए हुए हैं। हालांकि कल उनकी तरफ से एक लिखित बयान जारी किया गया था। वहीं कल देर रात उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी और क्या कहा, सुनिए। मुझ पर निशाना इसलिए साधा है कि ऐसे मामले में कोई एक बलि का बकरा सबको चाहिए होता है, उससे चीजें थोड़ी आसान हो जाती हैं। प्रशासन के लिए आसान हो जाता है कि हम बच गए, एक का नाम लगा दो। समाज को भी एक सीधी सीधी बात समझ में आती है कि अच्छा एक आदमी मिल गया, यही जिम्मेदार था, तो वो तसल्ली मिल जाती है कि चलो हमें दोषी मिल गया। और जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको ये लगता है कि अच्छा मौका है, इसी में स्कोर सेटल कर लिया जाए, हिसाब बराबर कर लिया जाए। जो बच्चे हैं, बच्चे जिस इमोशनल टर्बुलेंस से गुजर रहे हैं, उनकी नाराजगी की वजह यह है कि मैं उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हूं। तो बच्चों की नाराजगी जायज है, लेकिन जो सीलिंग का एक्शन है मेरे ख्याल से 50 से ऊपर इंस्टीट्यूट्स पे हुआ, उसमें एक नाम हमारा भी है। पर शायद उनको मुझसे ज्यादा उम्मीद थी, इसलिए उनको खराब लगा, हर्ट हुए, तो नाराजगी पूरी मुझ पे फूटी है। और मैं इस बात से बहुत संतुष्ट हूं, अच्छा महसूस कर रहा हूं कि सारा रोष मुझ पर है। कम से कम मैं इस बात को लेकर निश्चिंत हूं कि वो मानते हैं कि मुझे उनके साथ और सही पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इस दौरान विकास दिव्यकीर्ति ने इस मामले में देरी से बोलने पर उठ रहे सवालों का भी जवाब देते हुए कहा कि 3 बच्चों की मौत होना बेहद दर्दनाक है और मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि जब बच्चे पानी में डूबे होंगे तो उन पर क्या बीती होगी। मैंने इतने समय तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? इसकी 2 वजह हैं। एक तो मेरा स्वभाव, क्योंकि मैं भावनात्मक मामलों में बहुत मुखर और एक्सप्रेसिव नहीं हूं। 3 बच्चों की डेथ हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उस दिन से मेरे घर में हम लोग, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो पिछले 2 दिन में हो रहा है उससे मुझे परेशानी लगभग नहीं के बराबर है। सारे चैनल्स मेरे पीछे पड़े हैं, इससे मुझे परेशानी नहीं के बराबर है। मेरे परिवार में लोग अचंभित भी रहते हैं कि मैं इतना सामान्य कैसे रह लेता हूं। मुझे ज्यादा चिंता दूसरी बात की है कि 3 दिन से हम घर में जब बात करते हैं या सोने जाता हूं, नींद के नजदीक पहुंचता हूं, तो बार बार एक इमेज बनती है कि जब पानी भरा होगा तो उन बच्चों पर क्या गुजरी होगी। क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ कि नदी में तैरते हुए पानी नाक में भर गया, 1-2 सेकंड्स के लिए डूबते डूबते मरे, मतलब बचे। कितना पेनफुल होता है वो 2-3-5 सेकंड, जो हम तो खैर 2-3-5 सेकंड में फ्री हो गए, निकल गए उससे। पर उन बच्चों ने तो कम से कम 1-1.5-2 मिनट, मुझे नहीं पता कितना समय इस चीज का होता है, लेकिन लगभग इतना होता ही होगा, झेला ही होगा। उम्मीदों की जब आखिरी कड़ी टूटी होगी, जब टेबल पे चढ़े होंगे बचने के लिए और पानी इतना सारा आ गया होगा। मेरी इस पूरे प्रकरण में मूल चिंता उस अनुभव को महसूस करने की है, और वो दुख है। तो ऐसे दुख में उनके पेरेंट्स को मैं जानता नहीं हूं, मैं उनसे कैसे अपनी बात कहूं, कैसे उनसे मिलूं। दूसरा, जो विद्यार्थी इस समय आंदोलन में है, उनकी सारी बातें जायज हैं, लेकिन वो जिस उम्र में हैं, जिस गुस्से में हैं, थोड़ा सा ये भय भी होता है कि अगर हम जाके बात भी करें तो उस समय वो पूरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। इसके साथ ही दिव्यकीर्ति ने बताया कि दिल्ली के एलजी के साथ मीटिंग हुई है, इसमें कई अधिकारी और कई कोचिंग संस्थानों के मालिक भी थे। इस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। अच्छी बात है कि आज ऐसे 3-4 बच्चों से मेरा मिलना हुआ है। मैं भी एक मीटिंग से आ रहा हूँ, एलजी साहब ने बुलाई थी मीटिंग, उसमें कुछ बच्चे भी आए हुए थे और कई इंस्टीट्यूट्स के ऑनर्स भी थे, दिल्ली सरकार के आला अधिकारी भी थे, डीडीए से, एमसीडी से, फायर डिपार्टमेंट से, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार के वो भी थे। तो वहां थोड़े से बच्चों से मेरी मतलब
1 to 1 नहीं, लेकिन हाँ मीटिंग के दौरान बातें हुई। अब मुझे लगता है कि वो सहजता है, हो सकता है कि मैं आज या कल में बच्चों से मिलूंगा। क्या दिल्ली सरकार का कोई मंत्री, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं एलजी साहब के साथ अभी चंद घंटों पहले हुई, क्या कोई दिल्ली सरकार का मंत्री भी था उसमें? नहीं, एक भी मंत्री नहीं था दिल्ली सरकार। ये मामला अभी एलजी साहब हैंडल कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स बहुत सारे थे, दिल्ली सरकार का कोई मंत्री नहीं था उसमें। अगर आप कुछ बता सके कि उस मीटिंग में क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बात हुई और क्या सहमति बनी? मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, अच्छा लगा कि एलजी साहब भी और दिल्ली सरकार अब काफ़ी एक्टिव है। दरअसल उनको भी कुछ मामलों में क्लैरिटी नहीं थी, बच्चों की समस्याएं भी सुनने, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का अपना पक्ष क्या है वो भी सुना, कौन से ऐसे नियम कानून हैं जो कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं वो भी सुना, सब नोट किया। उसके बाद एक छोटी कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में मैं भी हूँ, कुछ टीचर्स और भी हैं। उसमें अगर मैं ठीक ध्यान कर रहा हूँ तो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी हैं, डीडी एमसीडी के जो हेड्स हैं वो भी हैं। तो हम सब लोग अगले कुछ दिनों में कुछ मीटिंग्स करके इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। और वो सुझाव सब लोगों ने दिए, मैंने भी दिए, और वो सब नोट किए गए हैं। कुछ बातों पर ऐसा लग रहा है कि अच्छा समाधान जल्दी निकल जाएगा। इस दौरान दृष्टि आईएएस पर उठ रहे सवालों का भी जवाब विकास दिव्यकीर्ति ने दिया। दृष्टि आईएएस के कोचिंग सेंटर के सील होने पर उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि चूक हुई है, लेकिन उनकी नीयत खराब नहीं थी। कहीं ना कहीं आपको ये भी लगा है कि दृष्टि आईएएस से कोई चूक हुई है? मतलब ये कह सकते हैं आराम से कि चूक हुई है, और लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि नीयत हमारी खराब रही हो, लेकिन हाँ चूक हुई है नियमों के स्तर पर। इंटरेस्टिंग बात या विचित्र बात यह है कि अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मेरा ख्याल है कि उनकी संख्या कम से कम 1000 तो होगी ही, शायद ज्यादा होगा, 2000 भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जो नॉर्म है फायर एनओसी की, एजुकेशनल बिल्डिंग की, अगर आप मुझसे पूछें कि दिल्ली में कितनी बिल्डिंग्स के पास हैं, मेरा अनुमान है कि 2000 में से शायद एक के पास भी नहीं है। एक के पास भी? जी, ध्यान रखिए मैं जो कह रहा हूं, फायर एनओसी फॉर एजुकेशनल बिल्डिंग। फायर एनओसी कई तरह के होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए बने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोशिश हमने या बाकी इंस्टीट्यूट ने नहीं की, पर क्या होता है कि जब कोई हादसा होता है उसके बाद मोटी मोटी चीजें सतह पे आती हैं कि फायर एनओसी नहीं था, या ये नहीं था, या वो नहीं था, और जनता का आक्रोश फट पड़ता है। उसके पीछे की वजहें क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, वो सोचने के लिए, समझने के लिए धैर्य चाहिए, समय चाहिए। तो मैं असल में 3 दिन से ये भी चाह रहा था कि पहले सारी स्थितियां सामने आ जाएं, क्योंकि 1-1.5 दिन तक तो ये स्पष्ट नहीं हो रहा था कि कितने बच्चे थे, क्या स्थिति है। धीरे धीरे चीजें स्पष्ट हुई, तो फिर आज ये मीटिंग हुई, तो मेरा ख्याल है कि अब हम उन सब बातों पर ज्यादा स्पष्ट रूप से बात कर सकते हैं। जहां तक बात है हमारी बेसमेंट की, हमारी बेसमेंट मुखर्जी नगर में थी, करोल बाग में हमारे पास 4-5 बिल्डिंग्स हैं, उनमें से एक बिल्डिंग की बेसमेंट सील हुई है। बेसमेंट जो करोल बाग में थी वो अप्रूव्ड बेसमेंट है, अप्रूव्ड कमर्शियल बेसमेंट है, जिसमें एनओसी पे लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है। उसमें ऑफिस ही चल रहा था, पर अभी एमसीडी पर जो दबाव था उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से सबको सील किया है, हमें भी सील किया है। नेहरू विहार में जो बेसमेंट थी, जिसको लेके काफी ज्यादा शोर हुआ, दरअसल क्या होता है कि जैसी बेसमेंट की बात आई तो सबके मन में बेसमेंट की एक इमेज बन गई है, एक छवि बन गई है। छवि ऐसी है कि एक छोटी सी बेसमेंट है, उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, एक ही दरवाजा है, अगर वो बंद हो जाएगा तो क्या होगा, एकदम जायज बात है। जो नेहरू विहार की बेसमेंट थी वो किसी घर की बेसमेंट नहीं थी, वो एक कमर्शियल मॉल है, उसकी बेसमेंट है, बहुत बड़े आकार की बेसमेंट है। उसमें 1 नहीं 2 नहीं 7 एग्जिट हैं। इस दौरान विकास दिव्यकीर्ति ने अपने ऊपर उठ रहे लगभग हर सवालों के जवाब दिए। 3 छात्रों की मौत पर दुख भी जाहिर किया। हालांकि अब जितना हो हल्ला इस दर्दनाक हादसे के बाद हो रहा है, अगर यही पहले हुआ होता तो शायद 3 छात्रों की दर्दनाक मौत नहीं होती। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।